कैरिबियन सागर में एक खुशहाल परिवार एक यॉट पर एक साथ शानदार छुट्टियां मना रहा है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है और जब वह आराम करने की कोशिश कर रही होती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। हालांकि उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वह इसे अपनी कल्पना मान लेती है। कुछ ही सेकंड बाद वह अजीब सा एहसास फिर से होता है। उसे अब भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे वह चिंतित हो जाती है, इसलिए वह तैरकर वापस यॉट की ओर जाने लगती है। अचानक कोई चीज उसका पैर खींचने लगती है और वह घबराकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी उसे सुन नहीं पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाए हुए हैं, जबकि उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त हैं। जूलिया पानी में ऊपर रहने के लिए संघर्ष करती रहती है और उसके मुंह में पानी जाने के कारण उसका चिल्लाना मुश्किल होता जा रहा है। जल्द ही टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा है। वह पूरे यॉट पर उसे ढूंढता है और आखिरकार उसे अपनी पत्नी खतरे में दिखाई देती है। बच्चों को सुरक्षित करने के बाद टॉम यॉट को जूलिया के करीब ले जाता है और पानी में कूद जाता है। वह तेजी से अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसे पानी में ऊपर रखने के लिए कसकर पकड़ लेता है। वह तैरकर वापस यॉट पर आता है और बच्चे उन्हें यॉट पर चढ़ने में मदद करते हैं। परिवार जूलिया को दिलासा देता है। जूलिया को समझ नहीं आता कि क्या हुआ था, इसलिए वह इसे पानी के बहाव का असर मान लेती है। उस रात परिवार बेन का जन्मदिन तोहफों और केक के साथ मनाता है। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, इसलिए वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है ताकि वह अकेले में बात कर सके। वह उसे दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े गरजते हुए बादल छा गए हैं। तभी वीडियो कॉल में गड़बड़ होती है और वह रुक जाती है। कैसी भागकर अपने परिवार के पास जाती है और उन्हें बताती है कि क्या हुआ था। टॉम इसे इस वजह से हुई दिक्कत मानता है कि वे जमीन से बहुत ज्यादा दूर हैं, इसलिए उन्हें अच्छा सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। उसी पल उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल का एक झुंड वहां से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करती हैं, लेकिन जब तूफानों के कारण इस क्षेत्र में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो भ्रमित व्हेल चुंबकीय क्षेत्र के बजाय तूफानों का पीछा करते हुए तट की ओर चली जाती है। अचानक यॉट जोर से हिलता है, जिससे बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि कहीं यॉट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, इसलिए वह पानी में गोता लगाकर करीब से जांच करने जाता है। कुछ सेकंड तक जांच करने के बाद टॉम पानी से बाहर आता है। उसके कंधे पर एक गहरा जख्म लगा हुआ है। अंधेरा छाने से पहले टॉम एक मशाल जलाता है। अगली सुबह परिवार सदमे में जागता है और पाता है कि वे तूफान से बच गए हैं। हालांकि नौका लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। परिवार बाहर जाता है तो देखता है कि दुनिया के सारे महासागर गायब हो गए हैं और अब नौका जमीन पर फंसी हुई है। रेगिस्तान को हैरानी से देखते हुए परिवार सोचने लगता है कि अब क्या करें। कैसी सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता और बेन दो मरे हुए केकड़ों से खेलता है। टॉम कंपास देखता है और पाता है कि ध्रुव उलट गए हैं। पिछली बार ऐसा 700,000 साल से भी पहले हुआ था। कैसी को जब एहसास होता है कि उसका प्रेमी मर गया होगा तो वह सदमे में आ जाती है और छिपने के लिए भागती है, और जब उसकी माँ उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है तो वह उसे बाहर निकाल देती है। जब जूलिया और टॉम यह देखते हैं कि दुर्घटना में क्या क्या सामान बचा है, बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक चट्टान से बांध देता है ताकि उम्मीद है कि दूसरे बचे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। इसके बाद टॉम फिर से रेडियो पर कोशिश करता है और नाव नाम के एक व्यक्ति से संपर्क करता है जो एक पनडुब्बी का कप्तान है। उनका जहाज भी जमीन पर फंस गया है और उन्होंने पुष्टि की है कि चुंबकीय ध्रुव उलट गए हैं, जिससे समुद्र पीछे हट रहा है और मुख्य भूमि डूब रही है। नाव को अभी तक कोई और जीवित व्यक्ति नहीं मिला है और उनका कहना है कि अधिकांश संचार प्रणालियां ठप हो गई हैं। चूंकि कभी कभार प्रणालीगत हलचलें होती रहती हैं, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि ध्रुव फिर से उलट जाएंगे और एक सप्ताह में समुद्र फिर से सामान्य हो सकता है। नाव ने परिवार को सलाह दी है कि वे जितना हो सके ऊपर चढ़ जाएं, क्योंकि ऐसा होने पर हालात हिंसक हो जाएंगे। दुर्घटना में उनके साथी की मृत्यु हो गई और पनडुब्बी में केवल 3 लोगों के रहने की जगह है। जूलिया और टॉम उसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मना लेते हैं, इसलिए वह उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि उन्हें सबमरीन ढूंढने में 2 या 3 दिन लगेंगे,
इसलिए वह परिवार से कहता है कि वे रात को अच्छी नींद लें क्योंकि वे कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अगली सुबह जब परिवार अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह एक लंगड़ाता हुआ आदमी है जिसके हाथ में एक काम चलाऊ भाला है और साथ में एक कुत्ता है जो लगातार भौंक रहा है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की एक बोतल देता है, लेकिन वह उस आदमी की भाषा समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वह अजनबी बोतल से टॉम पर हमला करता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। डरी हुई जूलिया दौड़ती हुई आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी पहले ही भाले से टॉम के पेट में वार कर चुका होता है। टॉम का शरीर कुछ सेकंड तक तड़पता है, जिसके बाद वह आदमी उसका गला भी काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया का पीछा करना शुरू कर देता है और भाला भी फेंकता है, जिससे जूलिया के कंधे पर बस एक कट लग जाता है। यह बात जूलिया को यॉट की तरफ भागने और अपने बच्चों तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। वह बच्चों से छिप जाने को कहती है और खुद दरवाजे बंद कर देती है। बच्चे सोफे के अंदर छिप जाते हैं और जूलिया उन्हें एक फ्लेयर गन देती है, फिर खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर तब तक जोर जोर से दस्तक देता रहता है जब तक कि वह दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो जाता और फिर जबरदस्ती अंदर घुस आता है। वह कुछ खाना उठाता है और यॉट में तलाशी लेना शुरू कर देता है और आखिर में बाथरूम की तरफ जाता है। जूलिया दीवार में बने एक छेद से बाहर निकलकर उससे बच निकलने में कामयाब हो जाती है। वह आदमी बाहर देखता है, लेकिन उसे जूलिया कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन जब जूलिया चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है तो वह कुत्ता उस पर भौंकना शुरू कर देता है। अचानक वह कुत्ता जूलिया को जमीन पर गिरा देता है, जिससे जूलिया के पास चाकू से उसे मार डालने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। वह अजनबी कुत्ते के कराहने की आवाज सुनता है और बाहर आकर उसका मृत शरीर देखता है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाता है। इस बीच जूलिया चुपके से यॉट के चारों ओर घूमती हुई छत पर चढ़ जाती है ताकि वह टूटी हुई खिड़की के रास्ते वापस अंदर जा सके। बदकिस्मती से वह आदमी उसे पहले ही देख लेता है और एक जोरदार घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जब वह आदमी जूलिया को घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है तो जूलिया यॉट के फर्नीचर को कसकर पकड़ लेती है और इस हाथापाई के दौरान वह उसे एक जोरदार लात मारकर खुद से दूर धकेलने में कामयाब हो जाती है। फिर वह आदमी जूलिया की कलाई पर अपना पैर रख देता है ताकि उसके हाथ से चाकू छूट जाए। वह जूलिया के बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर जोर से पटकता है और फिर उसे उठाकर सोफे पर फेंक देता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। बच्चे सब कुछ देख रहे थे और अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कैसी बाहर आती है और उस आदमी पर फ्लेयर से गोली चला देती है। यॉट में तुरंत आग फैलने लगती है, इसलिए बच्चे भागकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस जाकर उस आदमी के चेहरे पर लात मारती है और कोऑर्डिनेट्स वाला नक्शा और उनके बैग उठा लेती है। बेन और कैसी अपने पिता के शरीर से लिपट जाते हैं और जल्द ही जूलिया भी उनके साथ शामिल हो जाती है ताकि वे सब मिलकर नम आंखों से उन्हें अलविदा कह सकें। उसी पल वह डरावना आदमी यॉट से बाहर निकलता है, इसलिए परिवार भागने लगता है। तभी यॉट एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। कुछ देर बाद परिवार आराम करने के लिए एक छोटे से झरने के पास रुकता है। कैसी सोचती है कि कहीं वह पागल आदमी गुब्बारों की वजह से तो उनके पीछे नहीं आया, जिससे बेन को बहुत बुरा लगता है। जूलिया अपने बेटे को दिलासा देती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और परिवार से आगे बढ़ते रहने को कहती है, क्योंकि वह अजीब आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। एक छोटे से तालाब के पास बेन एक हैमरहेड शार्क के शरीर को देखकर हैरान रह जाता है। उसी पल जूलिया देखती है कि वह आदमी उनके बहुत करीब पहुंच गया है, इसलिए परिवार फिर से भागने लगता है। वे एक रेत के टीले से नीचे उतरते हैं और उन्हें ढेर सारा जहरीला कचरा दिखाई देता है, इसलिए उन्हें सावधानी से उसके चारों ओर से गुजरना पड़ता है। कुछ ही देर बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने पीछा करने वाले को पीछे छोड़ दिया है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें जमीन पर फंसी हुई और भी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे समुद्र के बड़े बड़े मरे हुए जानवर और समुद्र की गहराइयों से आया हुआ सारा प्लास्टिक। जब बेन की रफ्तार धीमी होने लगती है तो जूलिया को एहसास होता है कि उसे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए वह रुक जाती है ताकि सब लोग थोड़ा आराम कर सकें। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है कि पानी की बोतल लगभग खाली हो चुकी है और कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी।
जूलिया उसकी लापरवाही पर उस पर चिल्लाती है, लेकिन कैसी कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। चीखने चिल्लाने वाली एक लंबी बहस के बाद परिवार फिर से आगे बढ़ने लगता है। आखिरकार उस समूह को एक क्रैश हुआ विमान दिखाई देता है और अचानक हुई किसी हलचल को देखकर वे चौंक जाते हैं, लेकिन वे तो बस कुछ पक्षी होते हैं। परिवार तय करता है कि वे रात विमान के अंदर ही बिताएंगे। वे थोड़ा सा नाश्ता आपस में बांटकर खाते हैं और टॉम की जैकेट के अंदर अपने परिवार की एक तस्वीर देखकर जूलिया का दिल टूट जाता है। कैसी अपने माता पिता की पहली मुलाकात की कहानी पूछती है तो जूलिया उसे बताती है कि कैसे टॉम उस अस्पताल में आया था जहां वह काम करती थी और कैसे वह उसका मरीज बन गया था। उसने फूलों और एक खूबसूरत कविता के जरिए उसके प्रति अपने प्यार का इजहार किया। आधी रात को कैसी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विमान से बाहर निकलती है। अचानक एक अजीब सा आदमी पीछे से आकर उसे चौंका देता है, लेकिन जूलिया उससे पहले ही उस पर कूद पड़ती है और अपने अंदर दबे गहरे दुख और गुस्से के साथ बार बार उस पर चाकू से वार करती है। कैसी को उसे गले लगाकर शांत करना पड़ता है। अगली सुबह शरीर पर ढेर सारे पिस्सू लगे होते हैं। परिवार देखता है कि शरीर पर काटने के कई निशान हैं, इसलिए जरूर उस इलाके में कोई जानवर छिपा हुआ है। जब वह ग्रुप वहां से चला जाता है तो उस आदमी के मुंह से ढेर सारे केकड़े बाहर निकलते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देखने के लिए रुकते हैं, लेकिन बेन बस चलता रहता है। जब जूलिया उसे रुकने के लिए कहती है तब भी वह प्यास बुझाने के लिए अपना चेहरा एक तालाब में डुबो देता है। जूलिया उसे तुरंत पीछे खींच लेती है और समझाती है कि अनजान पानी पीने से वह बीमार पड़ सकता है। परिवार अपना सफर जारी रखता है और चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उन्हें अपने सिर ढकने पड़ते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं, इसलिए जब उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं तो जूलिया और कैसी उनका इस्तेमाल करके एक अस्थायी पनाहगाह बना लेते हैं। जूलिया बेन को एक इंजेक्शन लगाती है और वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। सुबह सवेरे जूलिया की नींद एक अजीब सी आवाज सुनकर खुलती है। वह जांच पड़ताल करने के लिए पनाहगाह से बाहर निकलती है और केकड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आते देखकर हैरान रह जाती है। जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को जगाती है और पूरा परिवार जितनी तेजी से हो सके भागने लगता है। उन्हें एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज दिखाई देता है और वे उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे देखते हैं कि जहाज के 3 क्रू मेंबर अभी भी जिंदा हैं। वह औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं। वे एक कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं और उसे बाहर से बंद कर देते हैं ताकि परिवार अंदर न आ सके। केकड़े अब बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं, इसलिए जूलिया अपने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। जब वह खुद भी ऊपर चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैरों पर जोर जोर से काटने लगते हैं। बच्चों को अपनी मां को ऊपर खींचना पड़ता है, इससे पहले कि केकड़े उन्हें नीचे खींच लें। कंटेनर के एक तरफ एक छेद होता है जिससे आधे केकड़े अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। जल्द ही केकड़े उन पर हावी हो जाते हैं और 2 मजदूरों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत में बने एक छेद तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन केकड़े उसे भी नीचे खींचकर मार डालते हैं। इसके बाद जूलिया अपने पैर की चोट पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वह एक रेतीले तूफान के बीच जागती है और खुद को बिल्कुल अकेला पाती है। वह घबरा जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए नीचे उतरती है। हालांकि नीचे उतरने से पहले वह उस मरी हुई औरत का हथियार अपने साथ ले लेती है। अपनी मां की चीख सुनकर कैसी जल्दी से वापस आती है और बताती है कि वे मदद ढूंढने बाहर गए थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वे बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिल जाता है जहां वे तूफान खत्म होने तक आराम कर सकते हैं। जूलिया टॉम के लाइटर का इस्तेमाल करके जख्मों को जलाकर बंद करती है, जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। तूफान खत्म होने के बाद परिवार को एक दूसरे कंटेनर में पानी की कई बोतलें मिलती हैं। इसके बाद वे लाशों की जांच करते हैं और उन्हें एक रेडियो और एक बंदूक मिलती है। जूलिया नाव को फोन करती है और उसे बताती है कि उसका नक्शा खो गया है। इसके बदले में नाव बताता है कि उस पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया है, जो कि गहरे समुद्र एबिस से आए जीव हैं। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ने उन्हें पागल कर दिया है। नाव परिवार से जल्दी करने को कहता है,
क्योंकि उसके उपकरणों ने हिसाब लगाया है कि समुद्र उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से वापस आएगा, इसलिए उनके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। वह एक फ्लेयर, रोशनी वाला गोला छोड़ता है और परिवार उसी दिशा में चलने लगता है। काफी देर चलने के बाद परिवार को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है और बेन उसमें पेशाब करता है। आखिरकार उन्हें पास में ही पनडुब्बी दिखाई देती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें चट्टानों के एक बहुत बड़े ढेर को पार करना होगा। जैसे ही वे वहां से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और चट्टानें गिरने लगती हैं, जिससे जबरदस्त भूस्खलन हो जाता है। जूलिया ठीक समय पर अपने बच्चों को रास्ते से हटा देती है और खुद पीछे हट जाती है ताकि चट्टानों के नीचे दबने से बच सके। अब उनके बीच चट्टानों की एक दीवार आ जाती है जो रास्ता रोक देती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना ही आगे बढ़ते रहें, लेकिन कैसी मना कर देती है और जिद करती है कि उसकी मां को भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और काफी चीखने चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। अनिच्छा से ही सही, कैसी आखिरकार अपने भाई को खींचकर वहां से ले जाती है। बच्चे चट्टानों के बाकी हिस्से पर चढ़ते हैं और पनडुब्बी की तरफ दौड़ते हैं, जहां उन्हें नाव बाहर घायल हालत में मिलता है। वह उन्हें समझाता है कि अब उसका अंत नजदीक है, इसलिए बच्चे पनडुब्बी ले जा सकते हैं। यह एहसास होने पर कि अब उनके पास एक सीट खाली है, कैसी अपनी मां को ढूंढने के लिए वापस दौड़ती है। इस बीच जूलिया केकड़ों को अपनी तरफ आते देखकर दहशत में आ जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वह उनमें से कुछ को मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन केकड़ों का झुंड इतना बड़ा होता है कि वह उन सभी का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक उसी पल कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और जूलिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। यह देखकर जूलिया अपने घायल पैर के साथ जितनी तेजी से हो सके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों एक साथ पनडुब्बी की तरफ दौड़ते हैं। बेन पहले से ही पनडुब्बी की छत पर खड़ा होता है और गोलियां चलाकर केकड़ों का ध्यान भटकाए रखता है ताकि उसका परिवार भी अंदर चढ़ सके। केकड़ों को नाव की लाश मिल जाती है और वे तुरंत उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। जूलिया बंदूक अपने हाथ में ले लेती है और लगातार गोलियां चलाती रहती है, जबकि वह बच्चों को पनडुब्बी के अंदर भेज देती है। जब बच्चे सुरक्षित अंदर पहुंच जाते हैं तो जूलिया को एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वह बंदूक को केकड़ों की तरफ फेंक देती है और खुद भी बच्चों के साथ पनडुब्बी के अंदर चली जाती है। परिवार पनडुब्बी का दरवाजा हैच ठीक से बंद कर देता है और खिड़कियों से बाहर केकड़ों को पनडुब्बी को चारों तरफ से घेरते हुए देखता रहता है। उसी क्षण समुद्र फिर लौट आता है, इसलिए तीनों जल्दी से अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और बेल्ट बांधकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उग्र लहरें जल्द ही पनडुब्बी से टकराती हैं और उसे इधर उधर फेंकने लगती हैं, जिससे जूलिया को सब कुछ याद आने लगता है और कैसी को उल्टी होने लगती है। थोड़ी देर बाद तेज आवाज फिर से आती है और परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जूलिया और बच्चे जागते हैं और यह देखकर खुश होते हैं कि वे जीवित हैं। वे हैच का ताला खोलते हैं और बाहर जाते हैं तो पाते हैं कि लहरों ने पनडुब्बी को एक तबाह शहर में गिरा दिया है, जिसका मतलब है कि बचने और पुनर्निर्माण की उम्मीद है।